नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमावत आज वर्णमाला की वीडियो सीरीज नंबर 2 में आपका स्वागत करता हूं। मैं 21 प्रश्न वर्णमाला से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों की व्याख्या सहित और पीडीएफ फाइल भी में भी होगी। यदि आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड हैं कै धन से अक्षय ते और रे त्रे गे ये और गे से और रे श्रे। तो इसका अशुद्ध अक्षर ये होगा, क्योंकि जे धन ये बनता है इसका गे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये होती है कि हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण दो व्यंजन होते हैं और एक स्वर इसकी सहायता से होता है। दो तो व्यंजन होते हैं, एक होता है वो स्वर होता है, जिसे दो अक्षय होता है। इसमें दो व्यंजन होते हैं के और से, और एक स्वर है ए। त्रे में ते और रे ए, और गे में जे ये और ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरे का से रे और ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। देखते हैं व्याख्या। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ तालु मुर्दा दंत, कंठ तालु मुर्दा और दांत आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, वे स्पर्श व्यंजन हैं। संस्कृत का कादयो मावेसाना स्पर्शा सूत्र से क से मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। के वर्ग में क ख ग अंग, च वर्ग में च छ जे ये, टे वर्ग में ट ठ ड डेणे, ते वर्ग में ते थे दे देने, और पे वर्ग में पे पे बे भे और मैं भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया गया है? तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रमुखतः 3 आधारों पर किया जाता है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म होते हैं। के से मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, और ये रे ले वे इसको यण भी बोलते हैं संस्कृत में, ये अंतस्थ होते हैं 4, और ऊष्म से और है ये चार व्यंजन होते हैं, वो ऊष्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य नहीं है? तो तालव्य कौन सा नहीं है? कंठ तालु और मुर्दा, यानी ते वर्ग है वो कंठ तालु मुर्दा, और दंत यानी ते है वो दंतीय है, पे है वो ओष्टीय है, जे है वो तालव्य है, और बे है वो ओष्टीय है, यानी जे तालव्य है। तो नेक्स्ट, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। कंठीय में के वर्ग और है आता है, और विसर्ग भी आता है। अकु विसर्जनीय नाम सूत्र से के वर्ग पूरा, यानी के गे अंग, और है और क्या है विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य चे छे जे ये और से, यानी इचु ये सा नाम तालु, और मूर्धा से ते थे डे डेणे और रे और से, यानी मूर्धनीय, यानी मूर्धा से बोले जाने वाले टे थे डे डे अणे और रे और से है। और दंतीय है ते थे दे देने और ले और से, ये दांत से बोले जाते हैं। ओष्टीय है पे पे बे बे में और वे, और
वकारस्य दंतोष्ठ सूत्र से वे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वित्व का प्रयोग हुआ है। द्वित्व का प्रयोग हुआ है। यदि दो व्यंजन लगातार आए और सहमी वर्ग का हो तो वो द्वित्व होती है। ये देखो, चे के बाद वापस से आया है और उसके बाद क्या आया है, स्वर आया है, तो ये द्वित्व की हुआ। देखो, कुत्ता में ते और ते दो बार आया है। बलगा में बे ले के बाद वापस ले नहीं आया, इसलिए ये शब्द द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। और बे के बग्गा में गे के बाद वापस गे आया है, इसलिए यहाँ भी द्वित्व का प्रयोग हुआ है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि किसी यदि किसी शब्द में स्वर रहित वर्ण के तुरंत बाद वही वर्ण स्वर युक्त आ जाए तो वे वर्ण द्वित्व व्यंजक या युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। और यदि स्वर रहित वर्ण के आगे कोई अन्य स्वर युक्त वर्ण हो तो व्यंजन गुच्छ कहलाता है। जैसे द्वित्व व्यंजन है बच्चा, कच्चा, पक्का, चक्की, हल्ला। इसमें देखो, ले, हल्ला में ले दो बार आया हुआ है, उसके बाद स्वर हैं। और चक्की में भी दो व्यंजन और एक स्वर हैं। और व्यंजन गुच्छ में शिष्य, संकल्प, कल्प, पुष्प, ये पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? धे सैघोष महाप्राण दंत्य हैं। बे सैघोष ओष्ठ्य महाप्राण हैं। चे एघोष तालव्य और अल्प प्राण हैं। खे कंठ्य महाप्राण और एघोष हैं। तो खे कंठ्य भी है, महाप्राण भी है और एघोष भी है। चे एघोष भी है, तालव्य भी है और अल्प प्राण भी है। बे एघोष सैघोष भी है, ओष्ठ्य भी है, और से बोलते हैं बे को, पे बे में। और महाप्राण भी है। और धे सैघोष नहीं है, एघोष है। शिव सूत्र के 1 से 10 शिव सूत्र तक सभी सैघोष होते हैं। एघोष, महाप्राण और दंत्य हैं। तो ये गलत है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसमें 2 ये गलत कहा गया है। धे दंत्य तो है, महाप्राण भी है, परंतु सैघोष नहीं है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो, पर्यटन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आभ्यंतर पर्यटन और दूसरा होता है बाह्य पर्यटन। ये क्वेश्चन उठाया गया है वो बाह्य पर्यटन से संबंधित है। तो बाह्य पर्यटन के 2 भेद होते हैं, श्वास वायु के आधार पर और दूसरा होता है नाद या कंपन के आधार पर। श्वास के आधार पर बाह्य पर्यटन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां और अंतस्थ, ये सभी स्वर ये अल्प प्राण होते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां यानी के, गे और अंग, इस प्रकार से ये अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण होते हैं वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्म होते हैं। और एघोष में वर्ग का पहला और दूसरा और से और से तालव्य भी है और मूर्धन्य भी है और दंत्य भी है। परंतु एघोष में ये याद रखने की बात है कि है नहीं आता है और घोष में है आता है। वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां और अंतस्थ भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ले बोलने में कठिनाई होगी, या बे बोलने में कठिनाई होगी, या धे बोलने से कठिनाई होगी, या खे बोलने से कठिनाई होगी? तो कठिनाई होने वाला शब्द है यानी वर्ण है वो बे है, क्योंकि ओठ से बोले जाने वाला वर्ण बे है।
उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त पर ध्वनि होती है वो मूर्धन्य ध्वनि में ड़े और ढे होती है। आरजू में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है। खसरा, पढ़ाई और जफर, इसमें पढ़ाई शब्द में है वो उत्क्षिप्त का प्रयोग हुआ है। क्योंकि इसके अंदर ढे है। उत्क्षिप्त को द्विस्पृष्ट भी कहते हैं और द्विगुण भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है उसे उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे ढे, अड़े और ढे होता है। अड़े और ढे के नीचे लगे हुए बिंदु को नुक्ता भी कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, क्योंकि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। इस प्रकार से कुल 44 वर्ण हो गए। यदि 4 और संयुक्त व्यंजनों को जोड़ दिया जाए तो वर्णों की संख्या 48 हो जाती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। इस प्रकार संयुक्त सहित वर्ण 48 होते हैं तथा संयुक्त रहित वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? पे फे बे बे, चे छे जे जे, टे ठे डे डे, ते थे दे दे। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य टे ठे डे और ढे, ये मूर्धन्य ध्वनि है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन होते हैं? अंतस्थ को संस्कृत में सल प्रत्याहार के नाम से संबोधित किया गया है। अंतस्थ में आते हैं ये और रे और ले और वे। तो यानी कौन सा होगा इसमें उत्तर होगा? वो होगा रे और ले। से ये तो होते हैं उष्म, और टे और ढे होते हैं वो मूर्धनी होते हैं। वे होता है वो अंतस्थ होता है, परंतु से दंते आ गया इसलिए ऑप्शन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार को होते हैं। स्पृष्ट होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म होते हैं। क से मैं तक 25 व्यंजन होते हैं वो स्पृष्ट होते हैं, और अंतस्थ होते हैं ये रे ले वे, ये 4 अंतस्थ होते हैं, और से और हे 4 व्यंजन ऊष्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पे और फे का उच्चारण स्थान क्या है? पे और फे का उच्चारण स्थान है वो ओष्ट होता है, ओट होता है। के खे गे, के वर्ग का कंठ होता है और चे वर्ग का तालु होता है, और ते वर्ग का दंत होता है और पे वर्ग का ओष्ट होता है। इसलिए पे और फे होता है वो ओष्ट वर्ग में ओष्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सैघोष, महाप्राण और काकलीय ध्वनि है? के, छे, हे और ले। तो इसमें होगा, इसमें हे वो सैघोष भी है, महाप्राण भी है और काकलीय व्यंजन भी हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। सैघोष या इसको घोष वर्ण भी कह सकते हैं, घोष को सैघोष भी कहते हैं। और घोष और सैघोष में आता है वर्ग का 3रा, 4था, 5वां अंतस्थ, और है भी सैघोष में आता है और सभी स्वर आते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए कि सैघोष व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है तो 20 होती है, और यदि ये पूछ लिया जाए कि सैघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो 31 है। अब देखो, व्यंजन और वर्ण में फर्क होता है। यदि वर्ण पूछ लिया जाए तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर बताना है। यदि व्यंजन पूछ लिया जाए तो सिर्फ व्यंजनों को गिनकर ही बताना होता है। अघोष वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा और से और से ये होते हैं अघोष होते हैं। इनकी कुल वर्णों
इनके कुल व्यंजनों की संख्या 13 होती है क्योंकि इनमें स्वर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अल्प प्राण यानी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। यदि अल्प प्राण व्यंजनों की कुल संख्या पूछ ले तो अल्प प्राण व्यंजनों की कुल संख्या पूछ ले तो 19 है, और अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या पूछ ले तो 30 होती है, क्योंकि 19 में 11 स्वर और मिलाने से 30 हो जाती है इसकी संख्या। और महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्म होता है। और महाप्राण वर्णों की कुल संख्या होती है वो 14 होती है। और एक और शब्द हुआ है काकली। काकली को अलीजीवा बोलते हैं और अलीजीवा बोलते हैं। अलीजीवा और काकली होते हैं वो जीभ के मूल भाग से बोला जाता है। और है होता है को कंठे ध्वनि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में ड़े और ढे व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? तो ड़े और ढे उत्क्षिप्त या उत्क्षिप्त और मूर्धन्य व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है या पार्श्विक व्यंजन है? तो ड़े और ढे उत्क्षिप्त भी है और मूर्धन्य भी है। उत्क्षिप्त को ताड़न जात भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट भी कहते हैं और द्विगुण भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ड़े और ढे। ये उत्क्षिप्त क्या होता है? यदि ड़े और ढे को उच्चारण करते हैं तो इसका जीभ होती है वो झटके से बाहर की ओर फेंकती है। स्पर्शी व्यंजन होते हैं के वर्ग के 4 वर्ण जो शुरू के होते हैं, के, खे, गे और घे। टे वर्ग के टे, थे, डे, ढे ये 4 वर्ण शुरू के, ते, थे, दे, धे और पे, फे, बे, भे। इसमें पंचमा अक्षर को नहीं गिना जाता है और चे वर्ग को भी नहीं गिना जाता है। और चे वर्ग को स्पर्शी संघर्षी कहते हैं क्योंकि चे वर्ग को बोलते समय उच्चारण स्थान के जिस भाग को जीवा छूती है वहां पर संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए चे, छे, जे और झे ये 4 है वो स्पर्शी संघर्षी है। और पार्श्विक व्यंजन की संख्या पूछ ले तो एक ही है, वो है एक मात्र ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, घोष स्वर या अग्र स्वर? देखो ओ के बाद 3 की मात्रा लगी हुई है, यानी ओ को बोलते समय 3 मात्रा का समय लगता है। और 3 मात्रा उन प्लुत स्वरों 3 मात्रा का समय प्लुत स्वरों को प्लुत स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी इसकी व्याख्या है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, वो होती है ए, ई, उ और री। और प्लुत स्वर है जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम। और दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं, वो होती है ए का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है ई और ऊ का दीर्घ होता है ऊ और ए, आई, ओ और औ। री का दीर्घ हिंदी में नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर कहते हैं, विवृत्त स्वर कहते हैं, पश्चेत स्वर कहते हैं या अग्र स्वर कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे संवृत्त कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है उसे विवृत्त कहते हैं। और जीवा के पीछे वाले भाग से बोलने वाले भाग को पश्च कहते हैं, और आगे से बोलने वाले जीभ के आगे वाले भाग से बोलने वाले को अग्र स्वर कहते हैं। तो इसमें उत्तर होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे संवृत्त स्वर कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है: विवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर और अर्ध संवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, जैसे आ,
और अर्ध विपरीत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता है, जैसे है ए, ऐ और औ। और संवृत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है, जैसे ई, उ, री। और अर्ध संवृत स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए है और ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट और है व्याख्या। और जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्चिम स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, जैसे उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे हैं ई, ए, ऐ और री। और मध्य स्वर एकमात्र मध्य स्वर है वो है ए। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग स्वर सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, वो एकमात्र है ए। और पश्चिम स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पीछे वाला भाग सक्रिय रहता है उसे पश्चिम स्वर कहते हैं, जैसे है आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन है वो तालव्य है? तो ते है, पे है, जे है या वे है? तो इसमें होगा वो तालव्य होगा, वो जे होगा, क्योंकि चे वर्ग पूरा तालव्य से बोला जाता है। ते होगा वो होगा दंतीय, पे होगा ओष्टीय और वे भी ओष्टीय होगा। वकारसीय दंत वकारसीय वे वकारसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग कौन से बनते हैं? स्वर तंत्रियों के आधार पर कौन कौन से 2 वर्ग बनते हैं? अल्पप्राण महाप्राण, स्पर्श अंतस्थ, अघोष घोष, उसमें या स्पर्श है? तो इसका उत्तर होगा घोष और अघोष होगा। यदि आपको पूछ ले नाद या गूंज या कंपन के आधार पर पूछ ले कितने भेद बनते हैं, तो उसके भी 2 ही बनते हैं, वो होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सघोष वर्ण हैं के, दे, छे और गे। तो सघोष कौन से होते हैं? पहला वर्ग का पहला, दूसरा और से। तो वर्ग का पहला कौन सा है? के, पहला ये, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ या मुर्दा? तो कौन सा होगा इसमें? उत्तर होगा वो तालु होगा। इचुएसा नाम तालु सूत्र से ई का उच्चारण स्थान तालु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो घोष वर्ण पहले कौन कौन से होते हैं वो देखने हैं। वर्ग का पहला, दूसरा और से और से, ये होते हैं वर्ण, ये होते हैं घोष होते हैं। तो पहला और दूसरा यानी से, छे घोष होते हैं। पहला और दूसरा तो अघोष होता है, और से ये भी अघोष होता है। और घोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और हे, सभी स्वर ये घोष होते हैं। तो सभी स्वर यानी ए बी घोष है और ए बी घोष है, और डे ये तीसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा ये भी क्या होता है? घोष होता है। ये 6 दूसरा है, ये अघोष है, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। तो
इस प्रकार से ये 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।